नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ करते हैं। चंदौली में पंचायत में विधायक प्रतिनिधि की गुंडाई देखने को मिली है और विधायक के सामने ग्रामीणों पर लाठियां भांजी गई हैं। तमाशबीन आपको बता दें, सब बने रहे। विधायक शारदा प्रसाद विधायक प्रतिनिधि की गुंडाई का वीडियो वायरल है। विधायक शारदा प्रसाद का प्रतिनिधि है अश्विनी दुबे। तो चकिया कोतवाली के डोडापुर गांव की घटना है, जहां पर विधायक प्रतिनिधि की गुंडागर्दी देखने को मिली, वो भी विधायक के सामने। चंदौली में ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पे पंचायत लगी हुई थी और विधायक के सामने ही ग्रामीणों पर लाठियां विधायक प्रतिनिधि कैसे भांजने लगा, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये अश्विनी दुबे जो कि विधायक प्रतिनिधि हैं, वो इस तरीके से लाठियां भांजता हुआ नजर आया। विधायक शारदा प्रसाद का ये प्रतिनिधि है अश्विनी दुबे, जो कि पंचायत में लोगों के ऊपर लाठियां भांज रहे हैं। और अब ये वीडियो सामने आया है और आप देख सकते हैं विधायक की भी मौजूदगी यहां पर थी और विधायक के सामने ही विधायक प्रतिनिधि लोगों के ऊपर ऐसे लाठियां भांजता हुआ नजर आया है अश्विनी दुबे। तो तमाशबीन विधायक शारदा प्रसाद भी बने रहे, क्योंकि वो वहां पर खुद मौजूद थे। उसके बावजूद भी उनकी तरफ से ना तो प्रतिनिधि को रोकने की कोशिश की गई, ना ही इसके बाद इस पर कोई स्पष्टीकरण दिया गया। और सवाल यह है कि आखिर ये जो सत्ता की हनक है वो क्यों इस कदर नजर आ रही है कि डंडा लेकर के हाथ में खुद ही लाठियां भांजनी शुरू कर दी विधायक प्रतिनिधि की तरफ से। और बीजेपी विधायक शारदा प्रसाद तमाशबीन बने रहे इस दौरान। चंदौली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भरी पंचायत में विधायक प्रतिनिधि की जो खुली गुंडाई है वो सामने आई है और विधायक शारदा प्रसाद का प्रतिनिधि है अश्विनी दुबे, जो कि ये गुंडागर्दी करता हुआ नजर आया है। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो सत्ता की हनक है वो कुछ इस प्रकार की होती है, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि विधायक प्रतिनिधि खुद पंचायत के अंदर ही लाठियां भांजने लगा, खुद ही लोगों के ऊपर लाठियां चलानी शुरू कर दी। अब ये लाठी किस वजह से चलाई गई, क्यों चलाई गई, किस स्थितियों में चलाई गई, और वो भी विधायक की मौजूदगी में, ये अपने आप में बेहद अहम सवाल खड़े करता है। और इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो सत्ता की हनक है वो सर चढ़कर बोलती है। पंचायत बुलाई गई किसी मामले को लेकर के, ताकि वहां पर उस बात को सुना जा सके, और विधायक की मौजूदगी में ही विधायक प्रतिनिधि जब लाठियां भांजने लगे तो आप समझ सकते हैं कि फिर पंचायत के अंदर क्या फैसला हुआ होगा सत्ता के हनक पर। एमएलए तो विधायक शारदा प्रसाद के प्रतिनिधि हैं अश्विनी दुबे, जो कि इस तरीके से लाठियां भांजते हुए नजर आए। और शशांक हमारे सहयोगी अब जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। शशांक, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या कुछ पूरा मामला और विधायक प्रतिनिधि आखिर किस आधार पर इस तरीके से जो लाठियां हैं वो भांजते हुए नजर आए? आयुष जी, दो बात समझनी होगी। चाल चरित चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो सामने दिख रहा है। दूसरी बात, चकिया विधानसभा सुरक्षित सीट है। यहाँ से कोई गरीब छोटे तबके का व्यक्ति होता है वही चुनाव लड़ता है। कानून में प्रावधान है। चकिया जो है सुरक्षित सीट है। शारदा प्रसाद सुरक्षित सीट से गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले विधायक हैं। उनके सामने जो है उनका प्रतिनिधि गांव में जाता है और लोगों को मारना शुरू करता है। डोडापुर एक गांव है चकिया विधानसभा में, वहां कल शाम का वीडियो वायरल हुआ है। ये विधायक और उनके तमाम, आप इंडिया न्यूज के दर्शक देख सकते हैं, गनर भी है, अश्विनी दुबे जो प्रतिनिधि है विधायक के वो भी हैं। गांव में पहुंचते हैं, गांव के बाहर पेड़ के नीचे चारपाई लगती है, पंचायत बैठता है, ग्रामीण जुड़ते हैं, विधायक जी जुड़ते हैं, उनके प्रतिनिधि जुड़ते हैं। जमीनी विवाद जो सूत्रों से पता चला है, जमीन का कोई विवाद था, उसको अश्विनी दुबे घेरवाने के लिए गए थे, जो अपना बाउंड्री होता है उसको कराने गए थे, जो सूत्रों की खबर है। ग्रामीणों ने कहा कि आप जंगल की जमीन छोड़ दीजिए, उसके बाद जितना आपका जमीन हो आप उसको घेर लीजिए, हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन विधायक के प्रतिनिधि विधायक जी साथ थे, सरकार उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाजपा के विधायक शारदा प्रसाद, लेकिन नहीं, मन में शशांक डर ये का, बताएं, ना देखिए पुलिस का ना कानून का। देखिए शशांक, कानून सबके लिए है। शशांक, कानून सबके लिए है, चाहे वो विधायक हो या विधायक प्रतिनिधि हो या फिर ग्रामीण हो या कोई और हो। ये स्थितियां बनी क्यों कि इस तरीके से जो लाठियां हैं वो उठा करके वहां पर चलाने लगे। उसके बाद अब तो ये वीडियो भी सामने आ रहा है। इस पर पहले तो मुझे ये बताइए कि विधायक का क्या कुछ पक्ष है, विधायक क्या कह रहे हैं कि उनकी मौजूदगी में कैसे प्रतिनिधि लाठियां भांजने लगा, और फिर ग्रामीण भी इस विषय को लेकर के कैसे वहां पर इसका जो रिएक्शन है वो देते हुए नजर आए। इन दोनों ही चीजों को थोड़ा सा स्पष्ट करें, क्योंकि वाकई में जो तस्वीरें हैं बहुत हैरान करने वाली हैं।
और इस बीच बिल्कुल चलिए है, बातचीत आपने करते हैं, बहुत विधायक अच्छी हमारे बात साथ जुड़ कही। रहे हैं, विधायक शारदा जी से प्रसाद जी, उन्हीं से सीधे बातचीत कर लेते हैं। शारदा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज में। शारदा प्रसाद जी, एक तस्वीर हम लोग देख पा रहे हैं जिसमें आपके प्रतिनिधि वहां पर ग्रामीण के ऊपर लाठियां भांजते हुए नजर आ रहे हैं, ये स्थितियां क्यों? भाई साहब, अब तो आपने देखा ना उस पर वो लाठी है या एक कईन का पतला सा डंडा है। पहली बात ये जान लीजिए कि ये हमारा जो प्रतिनिधि है 3.5 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, पूरे चंदौली जनपद में उनके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। दूसरी बात कि ये जो है राजनीतिक छवि खराब करने के लिए इस तरह से ये वीडियो वायरल कर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा था जो महिलाओं के बीच में था, गाली दे करके भाग रहा था। उसी को बच्चा को समझ करके उन्होंने उस बच्चे को जो है मतलब आगे वो बढ़ रहे थे, उसी का वीडियो बना करके उसने चला दिए सब, बस राजनीतिक दुश्मनी लेने के लिए कि भाई विधायक जी का छवि खराब हो जाए। चलिए शारदा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी जी भी जुड़ रहे हैं, वो भी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। अरविंद जी। शारदा जी, मुझे ये बताइए कि वो छोटा बच्चा की बात तो मुझे समझ में आ गई, ये भी मुझे समझ में आ गया कि आपकी दुश्मनी किसी न किसी से हो सकती है, लेकिन जो लड़का कह रहा है कि आपने उसकी माँ का, आपके प्रतिनिधि ने उसकी माँ का हाथ पकड़ा, उसको मरोड़ा, और जिस तरीके से ये डंडा चला रहा है आपका जो प्रतिनिधि है, वो क्या संदेश देता है? नहीं, हमारा जनप्रतिनिधि किसी का गट्टा मुड़े रहा हो, आपको दिखाई दे रहा हो तो आप बताइए। नहीं, वो आवाज आ रही है विधायक जी, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो आवाज जो बातचीत हो रही है वो सुनाई पड़ रहा है उसमें। देखिए, दो चीजें पहले बात जान लीजिए। हाँ, कि महिलाएं थी, वो वन विभाग के जमीन का एक आदमी का झगड़ा था, वो पंडित जी की जमीन थी, उसी पर उन्होंने एप्लीकेशन दिया था। ये मेरे दरवाजे के सामने आकर के हल्ला गुल्ला मचा रहे थे सब, तो मेरे दरवाजे के सामने हल्ला गुल्ला मचा रहे थे कुल महिलाएं, तो वो दुबे जी उसको हटा रहे थे कि भैया तुम लोग चले जाए यहाँ, तो उधर अपना हल्ला गुल्ला मचाओ। उसी में एक छोटा बच्चा जो है वो गाली दे रहा था, तो उसी को उन्होंने जो है थोड़ा सा लखेदा। तो आपको उसमें दुबे जी की कोई गलती नजर नहीं आ रही है? भाई हम तो कैसे मान लें कि नहीं दुबे जी गलती है? आपके दरवाजे पर जिससे किसी का झगड़ा कोई किसी का हो और आकर के किसी के दरवाजे कोई बवाल करे और बच्चे गाली दे, ये हल्ला महिलाएं बचाए, ये कौन सा मतलब होगा? गाली तो उसमें सुनाई नहीं पड़ी ना, जैसे आपने कहा भाई आपको अगर अच्छा, एक मिनट हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। आवाज अगर सुनाई पड़ रही हो, दिखाई पड़ रही हो, तब आप बताइए। आपके प्रतिनिधि का डंडा चलाना हुआ तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन गाली देते हुए बच्चों का तो सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो कोई कैसे मानेगा? देखिए, यहाँ तो जो दिखाई पड़ रहा है नहीं लिया तो गलती हमारी तो है नहीं, जो वीडियो बनाने वाला इतना तेज नहीं होता। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि भाई जो चीज दिखाई दे रही है उसको आप बताइए, तो मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि हमें तो यहाँ डंडा चलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो दिखाई नहीं पड़ा, वो तो आपको पता होगा, उनको पता होगा। मेरा सवाल सिर्फ मैं तो कह रहा हूँ कि ये राजनीतिक द्वेष को लेकर के एक जनप्रतिनिधि की प्रतिष्ठा को खराब करना, ये जो है सोची समझी चाल है। राजनीतिक कौन कर रहा है? विधायक जी कौन कर रहा है? कौन लोग हैं वो? कौन लोग हैं? जो वीडियो बना के शेयर कर रहे हैं वही लोग हैं, और कौन लोग होगा? अरे मतलब वो सपा के हैं, बसपा के हैं, कौन है वो? ये जो है ये अभी एक नई पार्टी बनी है यहाँ पर जी। वो क्या नाम है, रावण, कौन है वो? भीम आर्मी। अच्छा, हाँ, भीम आर्मी वाले हैं। यही सब जो है 3 दिन पहले भी सवेरवा उठ करके मेरा पुतला फूके थे। 4 बजे 5-6 बजे भोरवा में तो हम लोग को पता चला कि पुतला फूक दिया है। तो ये हुआ काहे पुतला फूके है भाई, पता नहीं चला काहे फूके। तो आप ऐसे पता चला कि भीम आर्मी वाले विधायक जी जो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं थाने को बताया था, थाने के पुलिस वाले आए थे, मैंने फोन करके पुलिस वालों को अवगत कराया, पुलिस वाले आए थे। तो इसमें क्या कार्रवाई हुई? क्योंकि सवाल ये है कि यहाँ पे जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपका कहना है कि आपके खिलाफ साजिश की जा रही है, उनका कहना है कि आपके प्रतिनिधि जो हैं उन लोगों को मार रहे हैं। तो सवाल ये है कि इसकी तो बाकायदा पड़ताल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। मारे होते तो पुलिस में गए होते, FIR की होते, बात आगे बढ़ी होती। अगर कोई किसी को मारेगा तो कोई बर्दाश्त कर लेगा?
अरे भाई आप तो बाहुबली है ना भाई, आप तो विधायक हैं, अब आपके खिलाफ कौन जाएगा वहाँ शिकायत करने? है एक किसी की मिनट हिम्मत? सुनिए गुरुजी, मेरी बात सुने। विधायक जनप्रतिनिधि जनता का प्रिय होता है, सबसे कमजोर होता है। ये वो कहने में सबकी अच्छा लगता है सुनता है, विधायक जी, बात ऐसा सुनना होता पड़ता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ कहने में अच्छा लगता है कि नहीं है, सबसे कमजोर होता है, सबसे गरीब होता है, उसके पास नहीं, कुछ गरीब होता की नहीं बात मैं है। नहीं किया, कमजोर की बात ये कर रहा कहने की बात है, ये सिर्फ कहने की बात है। कोई कमजोर नहीं होता है। विधायक अगर कमजोर हो जाए तो विधायक ही ना बने। क्यों नहीं, जनता आपको विधायक बनाए? एक मिनट सुनिए गुरुजी, एक मिनट सुन लीजिए। जनप्रतिनिधि जो भी सुनाइए। होगा वो 4 आदमी की बात को सुनेगा, उससे हाँ, आक्रोशित एकदम। नहीं होगा, उसका समाधान ढूंढेगा, उसका समाधान करेगा। तो मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि इसका समाधान बताइए आप, क्या है समाधान? इसका समाधान तो मैंने थाने पर इंस्पेक्टर साहब को फोन करके मैंने अवगत कराया था। वो आए थे, आकर के उन लोगों को समझा बुझा के चले गए कि भाई जब तुम लोगों से उन लोगों से कोई मतलब ही नहीं है तो तुम लोग क्यों इस तरह की गाली गलौज खुराफात बचा रहे हो। फिर जो है उसके बाद तो वो सब अपना चले गए, फिर उसके आगे कोई बात ही नहीं बनी। तो मैं क्या आपको बताऊं? तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये मामला अब खत्म हो गया, इस पे कुछ कोई बात है नहीं दोनों तरफ? नहीं, ये वायरस जो कर रहे हैं ये तो जानबूझ के कर रहे हैं। ये तो एक सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं कि भाई विधायक जी की छवि खराब हो गई, उनके ऊपर जनप्रतिनिधि डंडा लाठी चला रहे थे। लाठी तो डंडा आप चलाए इसके खिलाफ भाई, अगर कोई आदमी आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज करा दीजिए। भाई आप कह रहे हैं ना कि कराता भाई हूँ, वो भी कराता हूँ गुरुजी, वो भी कराता हूँ। चलिए ठीक है विधायक जी, मैं उम्मीद करूंगा कि भाई देखिए किसी के साथ अन्याय ना हो, और अगर किसी ने मेरे ऐसा प्रभु जी, मैं इतने दिन से विधायक हूँ और आज तक मेरे ऊपर इस तरह का जो है कि लोग बीच बीच में कीचड़ उछालते हैं, मैं लगातार आपकी सेवा में मौजूद हूँ। ठीक है विधायक जी, हम लोग देखेंगे कि भाई इसमें आपका न्याय क्या होता है, क्योंकि देखिए 2022 में चुनाव है और चुनाव में जनता ही जनार्दन है, और मैं समझता हूं कि जनता सब कुछ देखती है और देखने के बाद निर्णय करती है। भीम आर्मी की वहाँ मीटिंग होती है। भीम आर्मी के बारे में जान लीजिए कि भीम आर्मी की बैठक हुई थी आज के 1 महीना पहले, भी हमने अवगत कराया था। थाने में सब बैठाए गए थे, दोनों पार्टियां बैठी थी थाने में। एक भीम आर्मी वाला, एक और कौन पार्टी है वो बहुजन मुक्ति मोर्चा, ये दोनों आपस में थाने में मार किए थे। ठीक है विधायक जी, हम यही उम्मीद करेंगे कि भाई जो भी व्यक्ति हो, अगर जो गलत हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल 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 गुरुजी। आपने इंडिया न्यूज से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, विधायक हमारे साथ जुड़े, उनका पक्ष भी आपने सुन लिया। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये राजनीतिक साजिश उनके खिलाफ रची जा रही है, लेकिन इसमें जो उचित कार्रवाई है वो उनके स्तर पर जरूर होगी, और ऐसा नहीं है जैसा इस वीडियो में दिखाया जा रहा है और जानबूझकर उनको फंसाने की कोशिश हो रही है। हालांकि अब विधायक ने जो बात इंडिया न्यूज के माध्यम से कही है, अब उस पर विधायक कितना खरा उतरते हैं और किस तरीके से इस पूरे प्रकरण का दूध और पानी का पानी होता है, ये आगे आने वाले भविष्य में देखना होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है और उपचुनाव प्रत्याशियों के चयन के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया है। हर विधानसभा में 3 सदस्यीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई है। यूपी की 8 विधानसभा सीटों पर आपको बता दें कि उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए कमेटी का गठन भी हो चुका है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है और उपचुनाव प्रत्याशियों के चयन के लिए बाकायदा कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, हर विधानसभा में 3 सदस्यीय कमेटी कांग्रेस की तरफ से बना दी गई है और उपचुनाव प्रत्याशियों के चयन के लिए यह कमेटी बनाई गई है। तो कांग्रेस की तरफ से कवायद शुरू हो चुकी है, क्योंकि यूपी की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इन 8 सीटों को लेकर के कांग्रेस की तरफ से अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि कमेटी का गठन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दिया गया है और चयन यहां पर प्रत्याशियों का कैसे हो, इसके लिए यह कमेटी बनाई गई है। हर विधानसभा वार 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, यानी कि 8 सीटें हैं और हर सीट पर 3 सदस्यीय कमेटी का जो गठन है वो किया गया है, जो कि यहां पर इन उपचुनावों को लेकर के प्रत्याशियों के चयन में अपनी भूमिका को निभाएगा। तो कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। 8 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के कमेटी का गठन कर दिया गया है और उपचुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए कमेटी का यह गठन हुआ है और हर विधानसभा में 3 सदस्यीय कांग्रेस की यह कमेटी बनी है, जो कि वहां पर प्रत्याशियों का चयन करेगी। तो उपचुनाव प्रत्याशियों के चयन के लिए यह कमेटी कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है। विजय मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। विजय, बताएं आप
कांग्रेस की तरफ से चयन के लिए कमेटी का गठन किया गया है। फिलहाल क्या जानकारी? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो उपचुनाव की प्रक्रिया है उसको लेकर के यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं और उसके तहत यहाँ पर कांग्रेस ने सभी 8 विधानसभा चुनावों के लिए जो तैयारियां हैं उसके लिए उन्होंने बाकायदा एक लिस्ट तैयार की है और उस लिस्ट की खासियत यह है कि यहाँ पर जो भी कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन चाहते हैं, जो भी कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ से लड़ना चाहते हैं, उन्हें उस विधानसभा सीट पर 3 जो वहाँ के कमेटी के रूप में वहाँ पर 3 लोगों का नाम वहाँ पर रखा गया है, जो कि इस बात को फाइनल करेंगे कि वहाँ पर ये प्रत्याशी जो है वो लड़ने के लिए उचित है। और ये पूरी प्रक्रिया जो है वो 21 सितंबर तक के लिए रखी गई है, जिसमें जो भी प्रत्याशी उस विधानसभा क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं उस 3 सदस्यीय कमेटी के पास जाकर के मुलाकात करेंगे। हर विधानसभा के लिए एक कमेटी दी गई है और हर विधानसभा के लिए 3 सदस्यों की कमेटी है। घाटमपुर कानपुर से जो कमेटी बनी है उसमें प्रदीप आदित्य जैन है, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा आर के चौधरी और इसके अलावा योगेश दीक्षित हैं। साथ ही साथ मलहनी जौनपुर विधानसभा सीट जो है उसमें अजय राय, राम जियावन, मकसूद खान है। इसके अलावा देवरिया से जो कमेटी बनी है देवरिया विधानसभा के लिए उसमें नदीम जावेद है, बालकृष्ण चौहान है, विश्व विजय सिंह है और बांगरमऊ जो कि उन्नाव में विधानसभा सीट पड़ती है वहां पर संजीव दरियाबादी हैं, सोहिल अख्तर अंसारी हैं, विवेकानंद पाठक हैं। टुंडला की जो फिरोजाबाद विधानसभा सीट है वहां से नसीमुद्दीन सिद्दीकी, दीपक कुमार, बदरुद्दीन कुरैशी हैं और नौगवा सागर जो कि अमरोहा विधानसभा में पड़ती है वो प्रवीण सिंह एरन, नरेश सैनी, अली यूसुफ अली और बुलंदशहर विधानसभा सीट के लिए यहाँ पर हरिंद्र मलिक, मसूद अख्तर और विदित चौधरी हैं और रामपुर विधानसभा सीट के लिए यहाँ पर राशिद अलवी, नरेंद्र पाल गंगवार और ब्रह्म स्वरूप सागर, ये 3 बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के विजय, जो कांग्रेस है वो सीधे तौर पर पूरी तरह से अब तैयारी के मोड में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे आगे। मेरठ में नकली बाल लगाकर अपनी उम्र को छिपाकर, धर्म को छिपाकर अपना नाम अब्दुल्ला से अमन बताकर एक नाबालिग किशोरी को प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसको अगवा किए जाने का मामला सामने आया है। मामला जिले के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पे अब्दुल्ला नाम का एक शख्स ने अमन बनकर नाबालिग लड़की को अपने प्रेम के जाल में फंसाया और फिर उसका अपहरण भी कर लिया। नाबालिग किशोरी 3 सितंबर को गायब होती है और फिर बुधवार को 13 दिन के बाद जब किशोरी को बरामद किया गया तब इस सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। किशोरी को प्रेम जाल में फंसाने वाले अधेड़ शख्स की उम्र 45 साल है और अधेड़ नकली बाल लगाता था जिससे वो जवान दिखे। किशोरी को अगवा करने के बाद आरोपी ने उसे गंगानगर इलाके में रखा था। 13 दिन के बाद आरोपी गिरफ्तार हुआ। उसने खुद इस सारी कहानी को बताया। पुलिस ने मामले में अपहरण, बलात्कार और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी पहले से शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि एक पत्नी के अलावा उसके और भी पत्नियां हैं जिसकी पुलिस जांच कर रही है। थाना कंकरखेड़ा में 3 सितंबर को एक नाबालिग बच्ची के अपहरण का अभियोग पंजीकृत किया गया और इसको पुलिस ने बड़ी तत्परता से कार्रवाई किया। बहुत गंभीरता से लेते हुए टीमों का गठन करके सारी जानकारी इकट्ठा किया। जानकारी करने पर पता चला कि बच्ची का अपहरण एक 42 वर्षीय व्यक्ति जिसके 4 बच्चे हैं उसने कर लिया है। टीम ने उसकी जानकारी किया और अपहृता जो नाबालिग बच्ची थी उसको सकुशल बरामद किया और अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया। अभियुक्त के संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बातचीत करेंगे, सनुज हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। सनुज, ये बताएं क्या कुछ है पूरा मामला? आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरठ की बात करें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, लव जिहाद के मामले लगातार यहाँ पर सामने आ रहे हैं। नाम बदलकर लड़कियों को बहलाया फुसलाया जाता है, उनका अपहरण किया जाता है। इस तरह के मामले लगातार यहाँ सामने आ रहे हैं और ये जो अब नया मामला है ये कंकरखेड़ा थाना इलाके का मामला है। यहाँ जो 17 साल की किशोरी है उसका एक अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति ने अमन चौधरी बनकर उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ बलात्कार का जो आरोप है वो भी लग रहा है। 13 तारीख को इस किशोरी को ये अगवा करके ले गया था और परिजनों ने इस मामले में पुलिस से गुहार लगाई थी। हिंदू युवा वाहिनी के लोग भी पहुंचे थे और हंगामा किया था कि यदि युवती को 24 घंटे के भीतर इस किशोरी को बरामद नहीं किया गया तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। पुलिस के हाथ पांव फूल गए और उसके बाद आखिरकार इस किशोरी को भी बरामद कर लिया गया। और जो अब्दुल्ला है
जिसने अमन चौधरी बनकर इस युवती को अपना गलत नाम गलत धर्म बताकर इसको अपने झांसे में लिया था, उस युवती को भी बरामद कर लिया और जो अब्दुल्ला है उसको गिरफ्तार कर लिया है। सबसे बड़ी बात इसमें यह निकल कर आ रही है कि जो अब्दुल्ला है वो शादीशुदा है, 4 बच्चे हैं और एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि शायद उसकी 2 या 3 जो बीवी हैं वो भी उसकी हैं। तो इसी तरीके से इसका एक काम है लड़कियों को बहलाना, फुसलाना, उनको अपहरण करके ले जाना, और कहीं इसका कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है, कहीं किसी को कोई और किसी मामले में तो ये जुड़ा हुआ नहीं है। पुलिस इसकी जांच कर रही है, पुलिस को पूछताछ में इससे कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। जो किशोरी है उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। मामला लगातार तूल पकड़ रहा था, लेकिन देखिए सोचने वाली बात यह है कि उम्र इसकी करीब 45 साल है, 17 साल की किशोरी है। ये लोग ज्यादातर ऐसी किशोरियों को टारगेट बनाते हैं कि जो नाबालिग होती हैं, धीरे धीरे ये उनको पूरे अपने मायाजाल में फंसाते हैं, झांसा देकर फंसाते हैं, क्योंकि जो बालिग हैं, समझदार हैं, वो शायद इनके चंगुल में ना फंसे। लेकिन ये पूरा गिरोह काम करता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जिसमें हो सकता है कि अब्दुल्ला भी कहीं ना कहीं किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो। एसपी सिटी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, उनका साफ कहना है कि इस मामले में कार्रवाई करेंगे और अब्दुल्ला से पूछताछ में कई अहम सुराग भी इनको हाथ लगे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सनुज इस बातचीत और जानकारी के लिए। उधर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंतर्गत चलने वाले सिटी हाई स्कूल का नाम बदला जा सकता है और राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर सिटी हाई स्कूल का नाम रखने की मांग उनके परिजनों की तरफ से की गई है। इस पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अब एक कमेटी का गठन किया है। बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के समय राजा महेंद्र प्रताप यहाँ छात्र थे और यहाँ सिटी हाई स्कूल बनाने की जमीन दी गई। इस जमीन की लीज अब खत्म होने वाली है। इसको लेकर के परिजनों का यह कहना था कि या तो उनकी जमीन को वापस किया जाए या फिर राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर सिटी हाई स्कूल का नाम किया जाए। इस मामले को लेकर के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ने कमेटी का गठन किया है और अब ये कमेटी यह तय करेगी कि सिटी हाई स्कूल का नाम राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर किया जाए या फिर नहीं। जब महेंद्र प्रताप शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सर सैयद अहमद से और उसके बाद के लेगेसी से वो काफ़ी मुतासर थे, उनके स्टूडेंट भी थे। तो ये उनका टोकन ऑफ कंट्रीब्यूशन रहा है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जिसे आप कहते हैं। और जो अभी ये सब बातें निकल के आई तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इसी में ये फैसला लिया गया कि कमेटी फॉर्म करी जाए और हर बिंदुओं को नज़र में रख के इस पे फैसला लिया जाए और इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। देखिए, महान पुरुष राजा महेंद्र प्रताप सिंह। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको बता दें कि गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर है। डीडीयू में आरएसएस का गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की है। सुशील हमारे सहयोगी जोड़ रहे हैं जानकारी के साथ। सुशील, मुख्यमंत्री का क्या कुछ कार्यक्रम आज का गोरखपुर पहुंच चुके हैं? बिल्कुल आयुष जी, मैं बता दूं आपको कि 2 दिवसीय दौरे पे सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं और अभी मुझसे से 5 मिनट पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन ग्राउंड में आया है और यहाँ से फिर वो सीधे दीक्षा भवन के भवन में जाएंगे, जहाँ पे आरएसएस का एक कार्यक्रम रखा गया है समर्पण का, जिसमें गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और तकरीबन 2 घंटे के आसपास वहाँ पे वो रहेंगे, जिसमें उनका स्पीच भी है। और सारे कार्यक्रम को शिरकत करने के बाद तकरीबन 2 घंटे बाद वो फिर सीधे गोरखनाथ मंदिर आएंगे और रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में ही करेंगे, क्योंकि अगले दिन फिर उनका एक कार्यक्रम है दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और तमाम उपकरण को वितरण करना है। उसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। ऐसे में आज के कार्यक्रम की अगर बात करें तो यहाँ पे मीडिया का प्रवेश वर्जित रखा गया है, मीडिया को अलाउ नहीं है, क्योंकि इनका आरएसएस का अपना खुद का कार्यक्रम है, उन्होंने इसीलिए मीडिया को बाहर रखा है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी। बहुत शुक्रिया सुशील बातचीत के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। बुलंदशहर से खबर है। स्वास्थ्य विभाग की पोल बुलंदशहर में खुल गई है, जहां पे एक मरीज को एम्बुलेंस तक नहीं मिली है। इस मामले में अब डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है और 108 एम्बुलेंस के नोडल अधिकारी का वेतन रोक दिया है। कार्यक्रम प्रबंधक एम्बुलेंस सेवा के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। सूरजमल जाटिया अस्पताल का यह मामला है और एम्बुलेंस न मिलने पर वेतन भी रोका गया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बुलंदशहर में स्वास्थ्य व्यवस्था की यह पोल खुल चुकी है, क्योंकि मरीज को वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिली और जिसके बाद
मामले में डीएम की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और बड़ी कार्रवाई करते हुए 108 एम्बुलेंस के नोडल अधिकारी का वेतन रोका गया है और इस मामले में डीएम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।